लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कि जो हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे थे उस पे सेंट्रल ब्राइट से कितनी हाइट पर चलने पर आपको फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, कितनी हाइट चलने पर सेकंड ब्राइट मिलेगा, थर्ड ब्राइट मिलेगा, फोर्थ ब्राइट मिलेगा, ये हमने स्टडी किया। हमने ये भी देखा कि सेंट्रल ब्राइट से कितना डिस्टेंस चलेंगे तो हमको डार्क पॉइंट्स मिलने लगेंगे, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, ये सारे हमने देखे। मैंने यहाँ पर कुछ नोट करके रखा है जो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से 2 मिनट में मैं उसको आपको रिवाइज करवा दूँ ताकि सारी चीज़ें फिर से आपके माइंड में एकदम रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, पर्दे पर बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनी थी, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट था, उससे nवें दीप्त फ्रिंज की ऊंचाई, तो HBN मैंने लिखा है, nth हाइट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। इसका फॉर्मूला था ND लैम्डा अपॉन D। इसमें n की वैल्यू जो हमने लिखी हुई थी वो है 0, 1, 2, 3, 4। अगर आप n की जगह 1, 0 लिख देंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 0 ऑर्डर वाली फ्रिंज की हाइट आ जाएगी, दैट इज 0, क्योंकि वो तो केंद्र पर ही बनती है। अगर आप n की जगह 1 लिख देंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पहली दीप्त फ्रिंज की ऊंचाई आ जाएगी। 2 लिख देंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की ऊंचाई आ जाएगी कि सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनी हुई है। 3 लिखने से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से थर्ड ब्राइट फ्रिंज की हाइट आ जाएगी। इसी तरह से हमने लिखा है हाइट ऑफ nth डार्क फ्रिंज। nवी अदीप्त फ्रिंज की हाइट है, कहां से? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। कितना फॉर्मूला बना था उसका? 2n-1 अपॉन 2 d लैम्डा अपॉन d। इसमें n की वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करेंगे। इस फॉर्मूले पर अगर आप n की जगह 1 लिखेंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पहली डार्क फ्रिंज की हाइट आपको मिल जाएगी। अगर इस फॉर्मूले पे n की जगह पर 2 लिख देंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी डार्क फ्रिंज कितनी ऊंचाई पर पड़ेगी वो हाइट आपको मिल जाएगी। अगर आप इस फॉर्मूले पे n की जगह पर 3 लिख देंगे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से थर्ड डार्क फ्रिंज कितनी हाइट पर बन रही है ये भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से n की वैल्यूज लिखते जाइए और इससे ब्राइट फ्रिंज की हाइट, इससे डार्क फ्रिंज की हाइट, सेंट्रल ब्राइट से आप पता लगा सकते हैं। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अन्य दीप्त फ्रिंजों की दूरियां, जो हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वहां से अन्य जो दीप्त फ्रिंजें हैं उनकी डिस्टेंसेस, यानी कि सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट ब्राइट आएगा, सेकंड ब्राइट आएगा, थर्ड ब्राइट आएगा, फोर्थ ब्राइट आएगा, उनकी डिस्टेंसेस। फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस क्या होगा? तो आंसर है इस फॉर्मूले पे n की जगह 1 लिखो, d लैम्डा अपॉन d, 2 लिखो 2d लैम्डा अपॉन d, 3d लैम्डा अपॉन d, 4d लैम्डा अपॉन d डॉट डॉट। मतलब सेंट्रल ऑर्डर फ्रिंज से जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, जो दीप्त फ्रिंजेस मिलेंगी वो इतनी 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 ऊंचाइयों पर मिलेंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से अगर आप डार्क फ्रिंजेस की डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्मूले को लेना है, n की जगह 1, 2, 3, 4 लिखना है। आप जब लिखोगे तो ये वैल्यूज मिलती जाएंगी, 1/2d लैम्डा अपॉन d, 3/2d लैम्डा अपॉन d, 5/2d लैम्डा अपॉन d, 7/2d लैम्डा अपॉन d। मतलब कि अगर आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से इतनी 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 दूरियों पर जाते हैं तो वहां पर आपको डार्क फ्रिंजेस ही मिलेंगी। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया हुआ था। अब इसके बेसिस पर हम इसका एक ग्राफ बनाना चाहते हैं।
ग्राफ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें हम डिस्टेंस और जो ब्राइट फ्रिंज बनी है और जो डार्क फ्रिंजेस बनी है उनकी ब्राइटनेस को शो करना चाहते हैं। तो हम बनाना चाहते हैं ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, मैं यहां पर नोट कर देता हूं, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड intensity of bright and dark fringes। जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी और दूरी के साथ एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। देखिए वो ग्राफ कैसा बनेगा। उसके लिए मैंने ये एक रेफरेंस लाइन बनाई है, या आप यूँ समझ सकते हैं बेटा कि जैसे लास्ट क्लास में हमने ऐसा बनाया था एक फिगर, यहाँ पर दो स्लिट्स बनाई थी, स्लिट S1 एंड स्लिट S2। इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने एक स्क्रीन लगाई थी, फिर यहाँ पर उसका सेंट्रल ब्राइट था, फिर यहाँ पर एक डार्क पॉइंट था, फिर ब्राइट पॉइंट, फिर डार्क पॉइंट, फिर ब्राइट पॉइंट। ऐसा ही इस साइड में भी डार्क पॉइंट, ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट, ब्राइट पॉइंट, इस तरीके से। तो आप ये समझ लो कि जो स्क्रीन हमने ऐसे लगाई थी लास्ट क्लास में, उस स्क्रीन को हमने ऐसा कर दिया है, ऐसे, इस तरह से कि जो स्क्रीन अभी हमने ऐसे लगाई है इस पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। अब इसी स्क्रीन को ऐसे के बजाय ऐसा कर दिया है हमने, इस पर भी ब्राइट डार्क बनेंगे। ठीक, ओके। अब सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि हमारा सेंट्रल ब्राइट कहां पर होगा। तो पर्दे के बिल्कुल मिड पॉइंट पर कहीं पर यहां पर हम ले लेते हैं कि ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा ब्राइट पॉइंट होगा, मतलब सेंटर पर ब्राइट पॉइंट होगा। ये सबसे ज्यादा ब्राइट का मतलब ये नहीं है कि जितने बाकी ब्राइट्स बनेंगे वो सब इससे कम ब्राइट होंगे। इंटरफेरेंस पैटर्न की ये खास बात है कि उसमें हर ब्राइट पॉइंट की ब्राइटनेस, जितनी भी दीप्त फ्रिंजेस बनेंगी, जितने भी ब्राइट पॉइंट्स आएंगे, उन सब के में प्रकाश की तीव्रता सेम होती है। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और इस वाले ब्राइट पर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, ऐसा नहीं है। जितने भी ब्राइट्स बनेंगे सब पर लाइट की इंटेंसिटी सेम आएगी। जितने डार्क पॉइंट्स मिलेंगे इन सब पर भी लाइट की इंटेंसिटी सेम आएगी। अगर एक पर जीरो आएगी तो सारे डार्क पॉइंट्स पर जीरो आएगी। ये इंटरफेरेंस पैटर्न की स्पेशलिटी है। फिलहाल देखते हैं, तो ये मैंने ले लिया सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, और हम इंटेंसिटी के साथ ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ऐसा स्क्रीन पर तो हम डिस्टेंस दिखाएंगे। तीव्रता को कैसे हम शो करेंगे? तो आंसर है, तीव्रता को हम दिखाएंगे हाइट के साथ। तीव्रता जिस पॉइंट की ज्यादा होगी उसकी हाइट ज्यादा कर देंगे, और जिसकी तीव्रता कम होगी या जीरो होगी उसकी हाइट जीरो कर देंगे। ठीक है, ये हम करेंगे। तो डिस्टेंस को हम ऐसा दिखा रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे, और इंटेंसिटी को हम दिखाएंगे ऐसा वर्टिकल हाइट लेकर के। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस को आप गौर से समझ लीजिए। ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट हुआ। सेंट्रल ब्राइट से इसके बाद जो पहला ब्राइट पॉइंट मिलेगा, देखो भैया, अन्य दीप्त फ्रिंज, पहला ब्राइट पॉइंट आपको मिलेगा डी लैम्डा अपॉन डी डिस्टेंस पर। तो सेंट्रल ब्राइट से जब आप डी लैम्डा अपॉन डी डिस्टेंस पर पहुंच जाओगे, यहां मिलेगा नेक्स्ट ब्राइट आपको। इसके बाद 2 डी लैम्डा अपॉन डी पर सेकेंड ब्राइट पॉइंट मिलेगा, 3 डी लैम्डा अपॉन डी पर थर्ड ब्राइट पॉइंट मिलेगा, 4 डी लैम्डा अपॉन डी पर फोर्थ ब्राइट पॉइंट मिलेगा। तो सेंट्रल ब्राइट से डी लैम्डा अपॉन डी डिस्टेंस पर फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट से 2 डी लैम्डा अपॉन डी पर सेकेंड ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट से 3 डी लैम्डा अपॉन डी पर थर्ड ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट से 4 डी लैम्डा अपॉन डी डिस्टेंस पर फोर्थ ब्राइट। बराबर बराबर डिस्टेंस पर 1 2 3 4। तो सेंट्रल ब्राइट से 1 डी लैम्डा अपॉन डी,
2d लैम्डा अपॉन डी, 3d लैम्डा अपॉन डी, 4d लैम्डा अपॉन डी, बराबर बराबर डिस्टेंस पर ले लिया हमने। इसी तरह से इधर भी आपको लेना है 1d लैम्डा अपॉन डी, 2d लैम्डा अपॉन डी, 3d लैम्डा अपॉन डी, 4d लैम्डा अपॉन डी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इन सब जगहों पर आपको क्या मिलेंगे, ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे। आप चाहें तो ये लेफ्ट साइड में है तो आप इनके सामने ऐसे माइनस लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड में होने की वजह से। तो ये हमको अभी हमने ये कौन से पॉइंट बनाए, सारे के सारे ब्राइट पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, ब्राइट पॉइंट्स बनाए हैं मतलब इन जगहों पर हमें लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, लाइट की ब्राइटनेस मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, तो कितनी मिलेगी उसको हमने बोला हम हाइट से शो करेंगे। तो ये सेंट्रल ब्राइट मैंने मान लिया, ये सेंट्रल ब्राइट इतनी ब्राइटनेस है, सेंट्रल ब्राइट की इतनी हाइट है, इतनी हाइट है मतलब ब्राइट पॉइंट है, ब्राइट पॉइंट है, लाइट वहां सबसे ज्यादा आ रही है। अगर लाइट वहां मैक्सिमम ब्राइटनेस है तो हमने इतनी हाइट से दिखा दिया। ठीक है, यहां पर डी लैम्डा अपॉन डी पर, डी लैम्डा अपॉन डी पर भी तो ब्राइट फ्रिंज बनी हुई है। अगर ब्राइट फ्रिंज बनी है तो इसकी भी हाइट इतनी ही आ जाएगी फिर तो। ठीक है, 2d लैम्डा अपॉन डी पर भी ब्राइट फ्रिंज है तो इस पर भी इतनी ही हाइट आ जाएगी। 3d लैम्डा अपॉन डी पर ब्राइट फ्रिंज है, इस पर इतनी हाइट आ जाएगी। 4d लैम्डा अपॉन डी पर ब्राइटनेस मैक्सिमम है, यहां पर भी इतनी हाइट आ जाएगी। और मैंने बोला जितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी सबकी ब्राइटनेस सेम होगी, इसलिए हम सेम हाइट पर भी पॉइंट भी लगा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये डी लैम्डा अपॉन डी, अब हम नीचे साइड आ गए। डी लैम्डा अपॉन डी पर हमको फर्स्ट ब्राइट मिलता है। अगर फर्स्ट ब्राइट मिलता है तो यहां पर भी मुझे कितनी हाइट देनी पड़ेगी, इतनी ही हाइट मुझे देनी पड़ेगी जितनी हमने यहां पर दी है। हाइट से हम इंटेंसिटी को दिखा रहे हैं ना, इस वजह से 2d लैम्डा अपॉन डी पर यहां पर भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी तो यहां पर भी हमने इतनी हाइट दे दी इसको। ठीक है, ये इससे इतनी हाइट दे दी। 3d लैम्डा अपॉन डी पर भी ब्राइट पॉइंट मिलेगा तो हमने इसको भी इतनी हाइट दे दी। 4d लैम्डा अपॉन डी पर भी ब्राइट पॉइंट मिलेगा तो हमने इसको इतनी हाइट दे दी। तो ये इन सारी जगहों पर हमें ब्राइट पॉइंट मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहां से। ठीक है, अब डार्क पॉइंट्स कहां पर होंगे पर्दे पर, हमें यह भी तो देखने की आवश्यकता है ना। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर ये जीरो डिस्टेंस, ये 1d लैम्डा अपॉन डी, ये 2d लैम्डा अपॉन डी, ये 3d लैम्डा अपॉन डी, ये 4d लैम्डा अपॉन डी। अब ब्राइट पॉइंट्स का डिस्टेंस देखिए, ये देखिए, ये है हाफ डी लैम्डा अपॉन डी, 1/2 है ना, मतलब डी लैम्डा अपॉन डी जितनी डिस्टेंस होगी उसका आधा। तो हाफ डी लैम्डा अपॉन डी कहां पड़ेगा, आंसर है ये 0 और 1d लैम्डा अपॉन डी के बीच पड़ेगा। फिर से समझने की कोशिश करिए, हाफ कहां पर होता है, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1d लैम्डा अपॉन डी के बीच में बीचों बीच इस जगह पर ये वाला पॉइंट पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट पड़ेगा मतलब 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी, और इस जगह पर ब्राइटनेस कितनी होगी, 0, डार्क पॉइंट मिलेगा हमको। इसके बाद अगला डार्क पॉइंट आपको कहां पर मिलेगा बेटा, 3/2 डी लैम्डा अपॉन डी। 3/2 का मतलब होता है 1.5, डेढ़ डी लैम्डा अपॉन डी, और 1.5 डी लैम्डा अपॉन डी कहां पड़ेगा, आंसर है 1 और 2 के बीच में। तो 1 डी लैम्डा अपॉन डी ये है, 2 डी लैम्डा अपॉन डी है ये है, तो 1 और 2 के बीचों बीच पड़ेगा 1.5 डी लैम्डा अपॉन डी। तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया 3/2 डी लैम्डा अपॉन डी। फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क। थर्ड डार्क पॉइंट आपको मिलेगा 5/2 डी लैम्डा अपॉन डी पर। अब 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5, 2.5। अब 2.5 ये कहां पर पड़ेगा, तो आंसर ये पड़ेगा 2 और 3 के बीच में। भाई 2.5 का मतलब क्या,
2d लैम्डा अपॉन डी और 3d लैम्डा अपॉन डी के बीचों बीच यहां पर ये पड़ेगा। तो हम इसको नोट कर देते हैं 5/2 d लैम्डा अपॉन डी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डार्क पॉइंट कहां पर पड़ेगा? तो नेक्स्ट डार्क पॉइंट है हमारा 7/2 d लैम्डा अपॉन डी। 7/2 d लैम्डा अपॉन डी का मतलब क्या हुआ? 7/2 का मतलब है 3.5। 3.5 मतलब 3.5। अब 3.5 वाला पॉइंट कहां पर आएगा? तो आंसर ये पड़ेगा 3 और 4 के बीचों बीच, बिल्कुल यहां पर पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस है 7/2 d लैम्डा अपॉन डी। इन जगहों पर जहां पर ये वाले पॉइंट मैंने बनाए हैं, इन सभी जगहों पर आपको डार्क पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब इन पॉइंट्स की ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो रहेगी। इसी तरह से अगर आप इधर लेफ्ट साइड पे देखने की कोशिश करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी 0 और 1d लैम्डा अपॉन डी के बीच में हाफ d लैम्डा अपॉन डी पड़ेगा और हाफ d लैम्डा अपॉन डी पर डार्क पॉइंट मिलेगा आपको। तो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं 1/2 d लैम्डा अपॉन डी। यहां पर भी आपको डार्क पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट डार्क मिलेगा 1.5 d लैम्डा अपॉन डी पर। तो 1.5 कहां पर आएगा? 1 और 2 के बीच में यहां पर पड़ जाएगा। तो यह आ जाएगा -3/2 d लैम्डा अपॉन डी। इसके बाद नेक्स्ट डार्क पॉइंट मिलेगा आपको 5/2 d लैम्डा अपॉन डी पर। 5/2 का मतलब है 2.5, 2.5 कहां पर पड़ता है? 2 और 3 के बीच में यहां पर पड़ जाएगा। तो एक नेक्स्ट डार्क आपको यहां पर मिलेगा, दैट इज -5/2 d लैम्डा अपॉन डी। ओके, नेक्स्ट डार्क पॉइंट कहां पड़ेगा? 7/2। 7/2 मतलब 3.5 पर। 3.5 पर मतलब 3 और 4 के बीच पे यहां पे। तो ये आ जाएगा -7/2 d लैम्डा अपॉन डी। यहां पर अगला डार्क पड़ जाएगा। इस तरह से जितने ब्राइट और डार्क बनेंगे हमने सबको स्क्रीन पर बना लिया है। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना चाहिए स्मूथली, ताकि इसका एक ग्राफ तैयार हो जाए इंटरफेरेंस पैटर्न का, और उससे फिर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आने लगेगी। तो चलिए मिलाते हैं। ये ब्राइट पॉइंट है, उसके आगे जब चलेंगे तो डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा। तो ये अल्टरनेट ना ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे मिलेगा। ऐसा ही लेफ्ट साइड पे मिलेगा। अब जब आप इसको मिलाएंगे तो देखिए आपको कैसे मिला सकते हैं इसको। यहां पर ब्राइटनेस मैक्सिमम है, यहां की भी ब्राइटनेस मैक्सिमम है, यहां की भी ब्राइटनेस मैक्सिमम है, और यहां की ब्राइटनेस मैक्सिमम है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी मैक्सिमम ब्राइटनेस रखता है, इस वाले पॉइंट की भी ब्राइटनेस मैक्सिमम है, इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम है, इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम है, इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम है। हम और इन पॉइंट्स की ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो है, डार्क है ये पॉइंट। अब अगर इन सबको आप मिलाते हैं तो देखिएगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इनको। ऐसे ये इस तरीके का ग्राफ आपको मिलने वाला है, देखिए ऐसा। फिर यहां पर ऐसा ग्राफ उठेगा ऊपर की तरफ, फिर यहां पर ऐसा नीचे जाएगा, फिर ऐसा ऊपर आएगा, फिर नीचे, क्योंकि अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है ये। फिर ये नीचे ऐसा जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसा ऊपर, क्योंकि यहाँ ब्राइट पॉइंट है, फिर ये ऐसा ग्राफ नीचे, यहाँ पर ऐसा ग्राफ ऊपर, फिर अगले पॉइंट पे आगे जाके नीचे हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए, ये ऐसा डार्क पॉइंट, ब्राइट पॉइंट पर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो ग्राफ ऊपर आ गया, डार्क पॉइंट पर ब्राइटनेस ज़ीरो है ग्राफ नीचे चला गया, ब्राइट पॉइंट पर ब्राइटनेस ज़्यादा है ग्राफ ऊपर आ गया। ये ग्राफ आपको मिलेगा, देखिए। तो इस तरह से देखिए, ये जितने ब्राइट पॉइंट्स हैं ना, सबकी ब्राइटनेस मैक्सिमम है। ये चीज़ आप देखें। आगे फिर अगर आप बनाते तो ये फिर ऐसे चला जाता ग्राफ आगे की तरफ, ये ग्राफ भी ऐसा आगे की तरफ फिर चला जाता, ये इस तरीके से। तो ये हमने बना लिया क्या, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट
एंड डार्क फ्रिंजेस। पर्दे पर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको मिलेंगी उनका डिस्टेंस के साथ हमने एक ग्राफ बना लिया है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, जितने ब्राइट पॉइंट्स हैं सबकी ब्राइटनेस बिल्कुल सेम है। देखो, आप ये मत समझिएगा कि सेंट्रल ब्राइट सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, उसके बगल वाले कम ब्राइट रहेंगे और कम, ये नहीं होता। इंटरफेरेंस पैटर्न की मैंने आपको बताया कि ये स्पेशलिटी है कि इसमें जितने ब्राइट पॉइंट होंगे फिर उन सब की ब्राइटनेस सेम होगी। अगर एक ब्राइट पॉइंट पर 10 लाइट जा रही है तो इस वाले ब्राइट पर भी 10 लाइट जाएगी, इस पर भी 10, इस पर भी 10, सारे ब्राइट पॉइंट्स पर 10 लाइट ही पहुंचेगी। अगर एक डार्क पॉइंट पर 0 लाइट पहुंच रही है तो हर डार्क पॉइंट पर 0 लाइट ही पहुंचेगी। ये इनकी स्पेशलिटी होती है। ओके, अब ये ग्राफ तो हमने तैयार कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि हम यहां पर करना ही चाहते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम फ्रिंज की चौड़ाई पता लगाना चाहते हैं, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। अब यहां पर दो तरीके की फ्रिंजेस बन रही हैं, ब्राइट और डार्क। हम ब्राइट फ्रिंज की भी विड्थ पता लगाना चाहते हैं, चौड़ाई, और डार्क फ्रिंज की भी चौड़ाई पता लगाना चाहते हैं। पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें ये जो आपका फ्रिंजेस रहती है ना, इनमें जो लाइट पड़ती है जा करके, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे ये ब्राइट फ्रिंज बन गई है तो ब्राइट फ्रिंज बनी है तो कोई क्लियर कट इसमें लाइन नहीं रहती। बिल्कुल ऐसा नहीं रहता कि यहाँ बीच में लाइन पड़ी हुई है, इसके इधर पूरा ब्राइट होगा, इसके इधर पूरा डार्क होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे आपके किसी पर्दे पर अगर ब्लैक व्हाइट पट्टियां बनी होंगी तो वहां पर आप देखेंगे कि उसमें एक पाला बना होता है, इसलिए एक लाइन बनी होती है कि उसके उधर अगर व्हाइट है तो व्हाइट ही है, इसके उधर ब्लैक है तो ब्लैक है उतना चौड़ाई तक। पर यहां ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है, जैसे हमने देखा पर्दे पर ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा ब्राइट है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा ब्राइट है। अब उसके अगर इधर चलना शुरू करेंगे आप धीरे धीरे, तो जब आप इधर की तरफ आएंगे, ये वाला पॉइंट अगर सबसे ज्यादा ब्राइट है, ये वाला पॉइंट उससे थोड़ा कम ब्राइट होगा, ब्राइटनेस कम होते जाएगी। आप देखो, अगर ये सबसे ज्यादा ब्राइट है, इधर पर आए ब्राइटनेस थोड़ी कम हो रही है, और इधर आए और कम हो गई, तो ये ब्राइटनेस कम होते जा रही है। यहां पर पहुंचे ब्राइटनेस सबसे कम हो गई। अब जब ब्राइटनेस सबसे कम हो गई तो इसी को हमने डार्क पॉइंट बोल दिया, बस ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, फिर से ब्राइटनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखो, इधर से डार्क पॉइंट आ गया, अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिर से ब्राइटनेस बढ़ना शुरू हो गई। ब्राइटनेस बढ़ते यहां तक आए, हमने देखा ये वाला पॉइंट मैक्सिमम ब्राइट हो गया, सबसे ज्यादा ब्राइट चमक रहा है, सबसे ज्यादा चमक रहा है, तो इसको हमने बोल दिया ब्राइट पॉइंट बोल दिया। अब फिर इसके इधर चलना शुरू करिए आप, धीरे धीरे फिर से ब्राइटनेस कम होते जाएगी, कम होते होते यहां पर आए, अब ये इस पॉइंट की ब्राइटनेस सबसे कम हो गई, तो हमने इसको डार्क बोल दिया। बस ये रहता है। पर याद रखें कि इंटरफेरेंस पैटर्न में एक ब्राइट और उसके बगल के डार्क के बीच में कोई क्लियर कट ऐसा लाइन नहीं बनी होती है कि इसके इधर ब्राइट ही रहेगा और इसके उधर डार्क रहेगा। ब्राइट की ब्राइटनेस कम होते जाएगी, डार्कनेस बढ़ते जाएगी, ये होता है, धीरे धीरे हो जाता है। इसमें क्लियर कट पाला नहीं होता कहीं पर भी, ठीक है। तो फिर हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की चौड़ाई कैसे नापेंगे, जब कोई क्लियर कट पाला है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं कि इस लाइन के इधर ब्राइट रहेगा, इसके इधर डार्क रहेगा, तो हम ये चौड़ाई नापा कैसे करेंगे। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को भी ना हमने बड़ी आसानी से दूर किया। कैसे दूर किया, थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने बोला कि अगर आपको ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप एक छोटा सा काम करिए, आप अपनी स्क्रीन पर कोई भी दो क्रमागत डार्क पॉइंट पकड़ लीजिए। फिर से किसकी विड्थ नापनी है, हमें तो दोनों की नापनी है, ब्राइट की भी विड्थ नापनी है और डार्क की भी नापनी है। मैं पहले ब्राइट की आपको बता रहा हूं, ठीक है। ब्राइट की विड्थ अगर नापनी है तो पर्दे पर कोई भी दो डार्क पॉइंट पकड़ लीजिए। देखो, ब्राइट की नापने के लिए दो डार्क पॉइंट चाहिए और डार्क की नापनी होगी तो दो ब्राइट पॉइंट्स ले लेंगे, लेकिन लेंगे क्रम से आने वाले हैं बिंदु ही। जैसे हमने एक ये वाला डार्क पॉइंट ले लिया और क्रम से एक ये डार्क पॉइंट ले लिया। इसको मिस नहीं करना है कि एक ये ले लिया फिर इसको छोड़ के ये ले लिया, नहीं,
ये दो क्रम से आने वाले बिंदु, यही दो बिंदु क्रम से आ रहे हैं, तो ये दो क्रमागत डार्क पॉइंट हमने ले लिए, एक ये वाला एक ये वाला। अब यहां से इस डार्क पॉइंट से आगे चलेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ने लगी, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस आ गई, फिर ब्राइटनेस घटने लगी, यहां जाके डार्क हो गया। तो ये जो दो क्रमागत अदीप्त बिंदु हमने लिए, एक यहां पर एक यहां पर, हमने बोला कि इन दो क्रमागत अदीप्त बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस आप नाप लेंगे उसे हम बोला करेंगे विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये हमने इसका तरीका बना लिया, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये। और इसको ना हम रिप्रेजेंट करने लगे, विड्थ को W से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये विड्थ ब्राइट फ्रिंज की है तो हम WB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। आई होप कि समझ में आया। क्या करना है, पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप में किन्हीं भी दो क्रमागत अदीप्त बिंदुओं के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। ठीक इसी तरह से अगर आपको अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई लेनी है, अदीप्त फ्रिंज की विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, तो उसके लिए आप क्या करिए, उसके लिए दो ब्राइट पॉइंट लीजिए, लेकिन क्रम से आने वाले। जैसे हमने एक ये वाला ब्राइट पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट पर ब्राइटनेस ज्यादा है, उसके बाद नेक्स्ट ब्राइट कहां मिलेगा हमको, यहां पर मिलेगा, इस जगह पर ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, तो एक ये ब्राइटेस्ट पॉइंट मिला, एक ये वाला ब्राइटेस्ट पॉइंट मिला मुझको। ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा चमकने वाले पॉइंट, तो ये और ये दोनों ब्राइट पॉइंट है, क्रमागत भी है, हमने छोड़ा तो नहीं बीच में कोई ब्राइट पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का हम जो डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ये इसको हम बोला करेंगे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज मतलब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे WD से। ठीक, तो इस तरीके से हमने ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की विड्थ अर्थात उनकी चौड़ाई नापने का ना एक तरीका बना लिया अच्छा सा। फिर से इसको हम डिफाइन भी करेंगे अभी, लेकिन पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन लिखेंगे। फिर से एक बार, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई किसको बोलेंगे, आंसर है पर्दे पर इंटरफेरेंस पैटर्न में व्यतिकरण प्रतिरूप में किन्हीं भी दो क्रमागत अदीप्त बिंदुओं के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक, दूसरा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई किसको बोलेंगे, तो पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप में किन्हीं भी दो क्रमागत दीप्त बिंदुओं के बीच की दूरी को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। ये हमने तरीका निकाला। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम ये चौड़ाइयां कैलकुलेट करते हैं कि कितनी विड्थ आएंगी इनकी। ठीक है, ये चीज कर लेते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लें आप इसे। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाइयों की हमने डेफिनेशन बनाई है। देखो क्या लिखा गया है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए लिखा गया है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में इंटरफेरेंस पैटर्न में किन्हीं दो क्रमागत सबसे अदीप्त बिंदुओं के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। मतलब अगर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आपको निकालनी है तो आपको कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत डार्केस्ट पॉइंट्स आपको लेने हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आपको बता देना है। ठीक है, और इसको जैसा कि मैंने बताया कि आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, इसको WB से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो लिख चुके हैं हम लोग। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण प्रतिरूप में किन्हीं दो क्रमागत सबसे दीप्त बिंदुओं, कोई भी दो क्रम से आने वाले सबसे ब्राइट पॉइंट ले लीजिए और उनके बीच का डिस्टेंस अगर आप निकाल लेंगे तो उसे हम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कह देते हैं, और इसको हम WD से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया किन्हीं भी दो क्रमागत, तो जैसे आप बाई चांस आप निकालना चाहते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, आपने ले लिया दो क्रमागत ले लो कोई अदीप्त बिंदु, जैसे 9वां अदीप्त ले लिया, फिर हमने 10वां अदीप्त ले लिया, क्रम से आगे ना, तो 9वें अदीप्त और 10वें अदीप्त इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी।
कोई भी दो क्रमागत ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि 9वां और 10वां, मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताया आपको। जैसे पर्दे पर आपने देखा ये सेंट्रल ब्राइट होता है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ डार्क आता है, इसके बाद फिर ब्राइट आता है, इसके बाद फिर डार्क आता है। तो अगर हमें ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सेंट्रल ब्राइट से इस वाले डार्क तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये वाली, फिर हम सेंट्रल ब्राइट से इसके अगले वाले ब्राइट डार्क की हाइट ले लेते हैं, और फिर इस डिस्टेंस में अगर हम इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगी ना, ये ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आपको मिल जाएगी। तो हम किन्हीं भी दो क्रमागत अदीप्त बिंदुओं के बीच की दूरी से ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ को हम लिखेंगे WB, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। उसके लिए करना यह है आपको कि किन्हीं दो अदीप्त बिंदुओं के बीच की दूरी लेनी है क्रम से, लेकिन अदीप्त बिंदुओं के ये वाले पॉइंट्स बने हुए हैं, तो इनमें से कोई भी दो आप ले सकते हैं क्रम से। अब कैलकुलेशन क्योंकि करना है तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं अदीप्त में एक ले लेता हूं nवां अदीप्त, और nवें अदीप्त में मैं n-1वें अदीप्त की हाइट को माइनस कर दूंगा। अब देखो n-1वां और nवां दोनों क्रम से आगे कि नहीं आ गए? अगर एक 7 है तो एक 8 है, अगर ये 9 है तो फिर ये 10 है। तो इस तरीके से दो क्रमागत अदीप्त वाले, देखो डार्क पॉइंट मैंने लिए हैं, दो क्रम से अदीप्त बिंदुओं के बीच की हम दूरी निकाल लेंगे तो हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, nवां डार्क ले लिया, हाइट ले ली nवें डार्क की यहां तक, फिर n-1वें डार्क की हाइट ले ली यहां तक, और इस वाली हाइट में ना ये वाली हाइट हटा दिया तो ये बीच का डिस्टेंस आ जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, nवें डार्क पॉइंट की हाइट बताइए। देखो nवें डार्क फ्रिंज की हाइट का ये फॉर्मूला है बेटा, तो इसको हम नोट कर लेंगे, 2n-1 अपॉन 2 d लैम्डा अपॉन d माइनस। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए n-1वें डार्क फ्रिंज की हाइट। तो n-1वें डार्क फ्रिंज की हाइट का सूत्र तो हमारे पास है नहीं, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, आपने nवें डार्क फ्रिंज की हाइट का ये सूत्र बनाया है, तो n-1वें डार्क फ्रिंज की हाइट का क्या फॉर्मूला होगा? तो आंसर है इसी फॉर्मूले में अगर हम n की जगह पर n-1 लिख दें तो मिल जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला वही लगा लीजिए, मतलब ये वाला, n की जगह पर बस क्या लिख देना, n-1। तो हम सॉल्व करते हैं, 2 लिखा मैंने, n की जगह पर मुझे लेना है n-1, फिर ये -1 अपॉन 2 और d लैम्डा अपॉन d। इतना तो समझ आया ना? अच्छा, और आगे चलते हैं। फिर आप एक काम भी कर सकते हैं यहाँ पर कि d लैम्डा अपॉन d लैम्डा अपॉन d बाई 2 दोनों में है, इतनी चीजें हम कॉमन कर लेंगे। तो अगर इतनी चीज कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, पहले ये बताओ, d लैम्डा अपॉन d, और ये 2 चला गया, ये बच जाएगा 2n-1 माइनस, इसमें d लैम्डा अपॉन d इंटू 2 चला गया, ये बचेगा, मतलब ये क्या है, गुणा करवा लो इसका, 2n-2 और ये -1, और साथ में हमने जो कॉमन ले लिया है d लैम्डा अपॉन 2d। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 2n-1, बाहर माइनस है, अंदर के निशान बदल जाएंगे, -2n + 2 + 1, और इसके साथ में d लैम्डा अपॉन 2d। देखो बेटा, -2n से +2n कैंसिल, -1 से +1 भी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा इस ब्रैकेट में 2 बचा, उसके साथ d लैम्डा अपॉन 2d, फिर ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हमको मिल रही है वो है कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये आ गई विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ओके, इस तरह से निकाला। तो हमने क्या किया, दो क्रमागत डार्क फ्रिंजेस की हाइट ले ली, एक nv ले ली तो एक उससे छोटी n-1 वाली ले ली, और n-1 वाली की हाइट निकाली कैसे हमने, n की जगह n-1 लिख करके,
भाई अगर तीसरी डार्क फ्रिंज की हाइट चाहिए होती थी तो आप क्या करते थे, n की जगह 3 लिखते हो कि नहीं। तो अगर n-1 चाहिए तो n की जगह n-1 लिख दिया, सॉल्व करके ये आ गया। ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ गई, इतनी चौड़ी होती है ब्राइट फ्रिंज। यहां पर कैपिटल डी क्या चीज है, सबको याद होगा, स्लिटों से पर्दे की दूरी। लैम्डा वो लाइट की तरंग दैर्ध्य है जिस लाइट का हम लोग यूज कर रहे हैं। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने बताया कि यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें हम व्हाइट लाइट का यूज नहीं करते हैं, किसी एक कलर की लाइट का यूज करते हैं, एक वर्णी प्रकाश का यूज करते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट का हम यूज करते हैं। फिर वो ब्लू आप यूज कर सकते हो, रेड यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा ब्लू यूज करोगे ऐसा भी नहीं है, एक रंग का कोई भी लाइट आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई देखते हैं कितनी होगी। अब देखना यह है कि क्या अदीप्त फ्रिंज इससे ज्यादा चौड़ी होगी, इससे कम चौड़ी होगी, या उसकी भी चौड़ाई इतनी ही आएगी। इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमने क्यों करना क्या है, तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज के लिए हमें दो क्रमागत सबसे दीप्त वाले पॉइंट ले लेने हैं। तो एक nवां दीप्त वाला ले लो, एक n-1वां दीप्त वाला ले लो। हम ब्राइट ले रहे हैं, लेकिन ब्राइट में कौन सा, एक nवां ले लेंगे और दूसरा ब्राइट में n-1वां ले लेंगे। अब इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो nth ब्राइट फ्रिंज की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ये फॉर्मूला है बेटा। तो इसको हम नोट कर देंगे n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस n-1वें ब्राइट फ्रिंज की हाइट ले लो, n-1वां। देखो ब्राइट फ्रिंज की हाइट है तो निकालना तो इसी से है आपको। अब हमें nवां ब्राइट फ्रिंज की हाइट है तो n d लैम्डा अपॉन d है, तो n-1वें ब्राइट फ्रिंज की हाइट कैसे निकाली जाएगी, इसी फॉर्मूले पे n की जगह पर n-1 लिख देंगे, बिल्कुल सही। तो n-1 d लैम्डा अपॉन d। अब इसको कैलकुलेट कर लो, d लैम्डा अपॉन d कॉमन कर लेंगे, पीछे लिख देंगे। पहले ये बताओ बचेगा क्या, n-1, लेकिन बेटा बाहर माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, तो -n+1, हाँ ऐसा। अब ये d लैम्डा अपॉन d आ गया, -n से +n कैंसल हो जाएगा, ये मुझे WD लिख देना चाहिए। तो WD इज इक्वल टू, आप देखो 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d लैम्डा अपॉन d आ जाएगा। इसका मतलब है डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी आ गई, d लैम्डा अपॉन d। ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी d लैम्डा अपॉन d आई थी। इसका मतलब ये निकला कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी और जो डार्क फ्रिंज बनेगी, दोनों की पट्टियों की चौड़ाइयां कैसी हुआ करेंगी, सेम बिल्कुल। अगर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ 1 मिलीमीटर है तो डार्क फ्रिंज भी 1 मिलीमीटर चौड़ाई की ही बनेगी, दोनों की चौड़ाइयां आपस में कैसी होंगी, सेम। तो इस तरह से हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से फ्रिंज की चौड़ाइयों के लिए भी फॉर्मूला पता लगा लिया। फ्रिंज की चौड़ाई का जो फॉर्मूला आया है, इससे भी हम बहुत सारी चीज़ों को आपको बता सकते हैं, कई क्वेश्चन बन सकते हैं इससे ओरली। आप देख लीजिए, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताए दे रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहां पर स्लिटें हैं, ये 2 स्लिट यहां पर लगी हुई हैं, इससे कैपिटल D दूरी पर हम पर्दा लगाते हैं, तो अगर हम इस पर्दे की और दूर कर देंगे, पर्दे की दूरी जैसे अभी ये स्लिट है, यहाँ पर 2 ऐसे, एक स्लिट ये, एक स्लिट ये, यहाँ से हमने ये इतनी दूर पर पर्दा लगाया कैपिटल D डिस्टेंस पर। अगर मैं पर्दा और ज़्यादा दूरी पर बढ़ा दूंगा, इसका मतलब मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, क्या मैं स्मॉल d बढ़ा रहा हूँ। स्मॉल d क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी, ये S1 और ये S2, ये स्मॉल d है, और यहाँ से पर्दे का डिस्टेंस d है। तो अगर मैंने स्लिटों से पर्दा और दूर कर दिया तो हमने क्या बढ़ाया या घटाया, क्या हमने d को चेंज किया, आंसर इज नो। हमने ये दूरी तो बिल्कुल चेंज नहीं की, लेकिन हमने ये डिस्टेंस बढ़ा दिया, पर्दा और पीछे कर दिया ना, तो ये और यहाँ तक आ जाएगा। तो हमने कैपिटल D को चेंज कर दिया। चेंज किया तो क्या किया, बढ़ाया कि घटाया, आंसर है बढ़ाया। अगर बढ़ाया तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या इफेक्ट आएगा,
फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी क्योंकि ये इसके अनुक्रमानुपाती है। तो स्लिटों से पर्दा आप जितने दूर करते जाएंगे ना, पर्दे पर जो फ्रिंजेस बन रही होंगी, अगर पहले नॉर्मली इतनी चौड़ी बन रही हैं तो पर्दे की दूरी बढ़ा देने से और चौड़ी हो जाएंगी, और चौड़ी हो जाएंगी, और चौड़ी हो जाएंगी। तो पर्दे का दूरी बढ़ाने से फ्रिंज चौड़ाई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप बहुत दूर पर्दा लेके चले जाओगे तो अभी आपको पर्दे पर ब्राइट डार्क ऐसा दिखता है, लेकिन जब आप बहुत दूर चले जाओगे तो ये फ्रिंजेस इतनी चौड़ी चौड़ी हो जाएंगे फिर, और ये धुंधली पड़ जाएंगे। फिर क्यों धुंधली पड़ जाएंगे आप खुद समझ सकते हो बेटा। अगर मान लिया अगर 10 लाइट इतनी जगह पर पड़ रही है, ठीक, फिर वही 10 लाइट इतनी चौड़ी जगह पर पड़ रही है, कौन सा ज्यादा चमकदार आपको दिखेगा? जब 10 लाइट इतनी जगह पर पड़ेगा या जब 10 लाइट इतनी जगह पर पड़ रही है? यह ज्यादा चमकदार दिखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिंज चौड़ाई अगर जितनी ज्यादा चौड़ी होती जाएगी ना, फिगर उतना ही धुंधला होता चला जाएगा। तो इसलिए पर्दे को जितनी आप दूर करते जाएंगे, फ्रिंजेस का जो दिखने का तरीका है, उनका जो ब्राइटनेस होगा, उनका जो ब्लरनेस होगी वो बढ़ती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब पर्दा बहुत दूर चला जाएगा तो फ्रिंज दिखना भी बंद हो जाएंगी। इसलिए पर्दे को स्लिटों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपको फ्रिंजेस दिखना बंद हो जाएंगी। और अगर पर्दे को नज़दीक लगाओगे, पर्दे की दूरी हम कम करेंगे, पर्दे की दूरी कम करने से फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। फ्रिंज की चौड़ाई तो कम होगी, लेकिन जितनी लाइट अभी इतनी दूर पर पड़ रही थी, अब अगर इतनी दूर पर पड़ेगी तो ये पॉइंट बहुत चमकदार आपको दिखेगा, तो फ्रिंज बड़ी अच्छी और क्लियर आपको दिखेंगी। लेकिन बहुत पास में भी नहीं लगाना चाहिए कि इतने पास लगा दिया पर्दा, फिर इतनी चौड़ाई कम हो जाएगी तो दिखना बंद हो जाएंगे। तो न बहुत पास में आप पर्दा लगा सकते हो, न बहुत दूर पर्दा लगाना चाहिए। एक मीडियम डिस्टेंस पर हम पर्दा लगा करके फ्रिंज चौड़ाइयों को अच्छे से देख सकते हैं। बढ़िया, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर हम ये स्लिटों के बीच की दूरी को कम कर दें, स्लिटें अभी इतनी दूरी लगी है स्मॉल डी डिस्टेंस पर, अगर हम ये स्लिटें पास कर दें, अभी इतनी दूरी पर है, हमने स्लिटें इतने पास कर दिया, इतने पास, अब फ्रिंज चौड़ाई पर क्या इफेक्ट आएगा? तो हमने इस वाले डी को इस बार कम कर दिया। देखो, आपने देखा ना, ये डिस्टेंस पहले इतना बड़ा था, अब ये बस इतना सा रह गया। तो हमने स्लिटों के बीच की दूरी अगर कम कर दी है तो फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके विलोमानुपात में है, रेसिप्रोकल है। तो इसको कम करने से फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी और इसको बढ़ाने से फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी। एक तीसरा जो डिपेंडेंसी है फ्रिंज चौड़ाई की, वो है लैम्डा पर। लैम्डा क्या है? जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य, उसकी वेवलेंथ है। अब अगर हमने ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट यूज की है तो फ्रिंज ज्यादा चौड़ी चौड़ी बनेंगी। अगर हमने कम तरंग दैर्ध्य की लाइट यूज की है तो फ्रिंज चौड़ाइयां भी उसकी पतली पतली बनेंगी। जैसे अब अगर हम रेड लाइट को यूज करेंगे या हम ब्लू लाइट यूज करेंगे, रेड और ब्लू लाइट में किसका लैम्डा ज्यादा होता है? आंसर है रेड का लैम्डा ज्यादा होता है। तो अगर रेड का लैम्डा ज्यादा होगा तो रेड वाली की जो फ्रिंजेस बनेंगी उनकी चौड़ाइयां भी ज्यादा बनेगी। और अगर ब्लू लाइट हम यूज कर रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए तो उसका लैम्डा कम होगा, उसकी विड्थ भी कैसी आएगी? कम। तो अगर दो इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं, दो, और दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से एक पे रेड लाइट डालते हैं, एक पे ब्लू लाइट आप डालते हैं, रेड लाइट की भी फ्रिंजेस बनी, ब्लू लाइट की भी फ्रिंजेस बनी, किसकी फ्रिंजेस ज्यादा चौड़ी चौड़ी होंगी? रेड वाले की फ्रिंजेस ज्यादा चौड़ी होंगी क्योंकि उसका लैम्डा ज्यादा है, और ब्लू वाले की फ्रिंजेस की चौड़ाइयां कम होंगी क्योंकि उसका लैम्डा कैसा है? कम है। और यही चीज हम कल भी बता रहे थे कि अगर हम आपको केवल इतना बड़ा पर्दा देते हैं तो इसमें कौन सी फ्रिंजेस की संख्या ज्यादा बन जाएगी? यहां पर आंसर ब्लू वाले की ज्यादा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लू वाली अगर इतनी पतली पतली बनेंगी तो वो इसमें 10 आ जाएंगी, रेड वाली चौड़ी चौड़ी बनेंगी, 4 में ही पर्दा भर जाएगा पूरा। तो एक निश्चित लंबाई का या निश्चित पर्दा देने पर अगर उसकी हाइट फिक्स है
तो ब्लू लाइट से जो फ्रिंजेस बनेंगी वो ज़्यादा बन जाएंगी और रेड लाइट वाली फ्रिंजेस जो बनेंगी वो कम बन जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आप बना सकते हैं और एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे सबसे शुरू में आप याद करिए जब हमने इसको शुरुआत की थी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ याद होगी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में हमने बताया कि अगर हम एक लाइट सोर्स को चलाते हैं, एक लाइट सोर्स, पर्दे पर उसके प्रकाश की तीव्रता आती है I सब जगह। अगर हम इसको बंद करके दूसरा लाइट सोर्स चला दिया S2, तो भी पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता कितनी आती है? पूरे पर्दे पर हर जगह I सब जगह I आ रही है। अब हमने क्या किया, दोनों एक साथ चला दिए। जब दोनों एक साथ चला दिए तो हम पर्दे पर क्या देखते हैं, क्या हर जगह तीव्रता 2I आ जाती है? आंसर इज नो। हम देखते ये हैं यहां पर तीव्रता 4I आ गई, उसके बगल में 0, यहां पर 4I 0, 4I 0, 4I 0, मतलब डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसा मिला। ये हमने अभी तक के नॉलेज में देखा। एक चीज लेकिन कम समझ में आई कि जब एक लाइट सोर्स चलाया हमने तो पूरा पर्दे में I इंटेंसिटी आ गई, दूसरा लाइट सोर्स चलाया हमने तो पूरे पर्दे पर I इंटेंसिटी आ गई। जब दोनों चलाएंगे तो इन जगहों पर 2I होना चाहिए ना दोनों का, तो 4I कहां से हो गया? तो उसका आंसर ये है कि देखो, जैसे ये पूरा का पूरा पर्दा है हमारा, इस पर हमने पूरी एक लाइट डाली, I तीव्रता बनी, दूसरी लाइट डाली, उसकी भी I तीव्रता बनी, हर जगह कितना कितना हो गया? 2I सब जगह। लेकिन अब यहां पर सुपरपोजिशन में एक छोटा सा काम और हो गया, क्या कि देखो यहां भी 2I, यहां 2I सब जगह 2I था। ये 2I ने क्या किया, ये 2I यहां से उठा और ये इसके ऊपर चढ़ गया जाकर के। ऐसे ही ये वाला 2I उठा, ये इसके ऊपर चढ़ गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर से दोनों लाइट सोर्स जल रहे हैं, हर जगह 2I सब जगह जा रही है। ये वाला 2I ये 2I है, ये भी 2I है, ये 2I उठ के अब इस जगह पर आ गया, तो यहां कितनी हो गई? 4I। तो यहां क्या बचा? 0। भाई यहां का 2I तो ऊपर चला गया ना, यहां 0 हो गया। ऐसे ही ये 2I है, तो ये 2I उठा और ये 2I इसके ऊपर चला गया, तो यहां कितना आ गया? 4I। और यहां क्या हो गया? यही तो हो रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न में कि एक ब्राइट आता है, उसके नीचे डार्क आता है, फिर एक ब्राइट आता है, उसके नीचे फिर डार्क आता है, फिर एक ब्राइट आता है, उसके नीचे फिर डार्क आता है। तो ये यहां पर यही होता है। ये जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है इसमें यही हुआ है। एक्चुअली दो लाइट सोर्सेज हमने चलाए हैं, पर्दे का हर पॉइंट पर 2I लाइट गई है इंटेंसिटी, पर इसके बाद जब तरंगों ने सुपरपोज किया ना, उनके सुपरपोजिशन में ये एक्शन हुआ है कि हर जगह 2I है। एक 2I उठ के ऊपर वाले 2I के साथ मिल गया, तो वहां तो 4I हो गया, पर उसके नीचे बिल्कुल 0 हो गया। फिर ये वाला 2I उठ के अपने ऊपर वाले में चला गया, तो जहां चला गया वहां तो 4I हो गई, पर उसके नीचे क्या रह गया? उसके नीचे 0 रह गया। इस तरह से एक डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसा हमको फ्रिंजेस मिलती हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइट का या एनर्जी का। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसको हम बोलते हैं कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, पुनर्वितरण हो गया है। तो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे सभी को याद रखना है, क्या कि व्यतिकरण की घटना में, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है? पुनर्वितरण हो जाता है। ठीक है, इसको हम यहां पर नोट कर देते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की घटना में प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का
पुनर्वितरण, ऊर्जा का पुनर्वितरण, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। इंटरफेरेंस में ये भी एक चीज याद रखना है आपको। एंड आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जो शुरू में हमने बोला, मतलब देखा था कि पर्दे पर जब दोनों लाइट वेव्स पहुंचती हैं तो ब्राइट पॉइंट जहां पर मिलते हैं वहां पर तीव्रता 4I क्यों हो जाती है और उसके बगल में इंटेंसिटी 0 क्यों हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ये थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने देखा कि पर्दे पर कहां पर ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे, कहां पर डार्क पॉइंट्स मिलेंगे, ब्राइट पॉइंट्स की हाइट क्या होगी, डार्क पॉइंट्स की हाइट क्या होगी सेंट्रल ब्राइट से, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बनेंगी उनकी विड्थ कितनी होगी, और वो जो विड्थ आएगी वो कैपिटल डी पर, स्मॉल डी पर और लैम्डा पर किस तरह से डिपेंड करेगी। दूसरा, इंटरफेरेंस पैटर्न पे एनर्जी का होता क्या है हमने ये भी देख लिया, क्यों एक जगह 4I दूसरी जगह 0 इंटेंसिटी हो जाती है ये भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से ये थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा हो जाता है और इंटरफेरेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमारी पढ़ाई में आएगा वो, अब क्योंकि थॉमस यंग ने ये तो करके लैब में दिखा दिया ना, अब अगर ये चीज करके दिखा दिया इसका मतलब है हाइजेन ने जितनी भी चीज पहले बताई थी, पेपर में लिखा था, समझाया था, सब कुछ वो कैसी हो गई, सही हो गई। और अगर ये लैब में करके ना दिखाया गया होता तो वो पूरी की पूरी केवल एक मनगढ़ंत कहानी बन जाती और उसको हम पढ़ना बंद कर देते। लेकिन ये तो थॉमस यंग इतने अच्छे साइंटिस्ट थे जो कि हाइजीन के स्टूडेंट भी थे, उन्होंने हाइजीन के सपनों को पूरा कर दिया और फाइनली उन्होंने करके दिखा दिया कि जो कुछ बातें हाइजीन ने बताई वो सब सही हैं, अर्थात लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। तो इसको देखने के बाद, समझने के बाद सारे लोगों को ये मानना ही पड़ा कि लाइट वाकई में किस फॉर्म में चलती है, वेव फॉर्म में चलती है। लाइट वेव फॉर्म में चलती है, इसका एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये इंटरफेरेंस हमने पढ़ा, इसके अगला जो आर्टिकल हमारा मिलेगा उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में भी, डिफ्रैक्शन या जिसे हम विवर्तन कहते हैं, विवर्तन की घटना भी आप एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं जब लाइट को ये मानेंगे कि वेव फॉर्म में चलती है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही स्टडी करेंगे, आगे की और पढ़ाई करेंगे हम लोग अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।